चलिए, इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें अपना यहाँ तक हो गया था। मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे भाई सोल्व करने के लिए। उससे आगे का अपन कंटिन्यू करते हैं। आपने कर लिए होंगे, सोल्व करा देता हूँ मैं आप सबको। चलो देखते हैं इसको। ये क्वेश्चन दिया था आपको, सबसे पहले वाला कहाँ पे है भाई? HCl वाले दे रखे थे। चलो जरा देखते हैं, देखें आप में से कितने लोगों ने किया। क्या क्या आंसर आ रहे हैं, देखें, चेक करते हैं इसका। ओके, दो आपको क्या कह रहा था, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट मस्ट बी एडेड टू ए मिक्सर ऑफ, है ना। HCl के आपको दो सॉल्यूशन दे रखे हैं ना, HCl के दो विलियन दे रखे हैं, दोनों को मिलाया है, और परिणामी विलियन जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो है उसकी आपको क्या दे रखी है भाई, मोलरिटी दे रखी है। तो ये कह रहा है, ये बताओ कि जो परिणामी विलियन, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का आप फॉर्मेशन कर रहे हो, जिसकी मोलरिटी 0.25 है, तो ये 0.25 लेके आने के लिए आपने कितना पानी ऐड किया है इसमें, ये तो पूछ रहा है। कोई बात नहीं, दो अपन ने लिए थे, आपको हिंट देने के लिए मैंने बताया था कि ऐसे करना आपको, HCl1 और HCl2। पहला जो सॉल्यूशन दे रखा है वो कितना दे रखा है भाई? ये दे रखा है आपको 250 ml, लिख लिया करो ऐसे नीचे। और ये दे रखा है आपको 0.6 ml। और चेक भी कर लेना बेटा, ना कोई कहीं सिली मिस्टेक नहीं हो लिखते टाइम। और दूसरा जो है 750 ml, और ये जो है वो आपको दे रखा है 0.2 m। ठीक है। और ये आपने बनाया था 0.25, और ये वॉल्यूम अपन ने भी। अब ये कह रहा है दोनों HCl को मिलाने के बाद में आपने पानी भी मिला दिया, H2O भी ऐड कर दिया, तो जो परिणामी जो रिजल्टिंग HCl सॉल्यूशन बना उसकी मोलरिटी 0.25। तो आपने पानी कितना मिलाया, अब अपने को पता, जब भी आप डाइल्यूशन करोगे तो सोल्यूट के मोल तो चेंज होंगे नहीं, यानी HCl तो बदलेगा नहीं, केवल और केवल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होगा। तो मुझे एक बात बताओ, मोलरिटी आपको क्या बताई थी, मोल अपॉन वॉल्यूम बताई थी कि नहीं बताई थी? इसको आप चेंज नहीं कर रहे हो, वॉल्यूम को लगातार बढ़ा रहे हो, तो डेफिनेटली मोलरिटी तो कम आएगी कि नहीं आएगी? और कम ही आ रही है। अगर मैं पहले और दूसरे का एवरेज लूं मोलरिटी का से इंटरनल, तो 0.4 के आसपास आ रही है, इधर 0.25। चलिए, तो क्या करेंगे, दोनों एक जैसे सॉल्यूशन है, आ जाओ कॉन्सेप्ट पे, दोनों एक जैसे और सेम सॉल्यूशन हो तो जुड़ जाएंगे क्या, M1V1 M2V2, और V1 प्लस V2 प्लस X। मैंने H2O को क्या मान लिया है बेटा, मैंने H2O जो है वो मैंने मान लिया है कि मैं X ले रहा हूँ इसमें, XML मैंने मान लिया है, XML H2O जो है मैं इसके अंदर एक्स्ट्रा डाल रहा हूँ। चलिए, तो आप इसको सोल्व करेंगे तो M1 आ गया 250, V1 की जगह आपने कितना ले लिया 0.6, M2 आपका आ गया 750, ये कितना ले लिया 0.2। परिणाम जो रिजल्टिंग है वो दे रखा है 0.25। V1 प्लस V2 कितना दे रखा है 250 प्लस 750 कितना हो गया 1000 हो गया क्या, 1000 प्लस x। तो जब यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 200 ml। क्या आ जाएगी भाई? तो इसका मतलब आपने H2O कितना ऐड किया है, 200 ml, 200 ml आपने सॉल्यूशन में H2O ऐड किया। ये पहला सवाल हो गया। चलिए, अब अगले सवाल पे आ जाते हैं, बढ़िया सवाल है। ये कह रहा है कोई एक्वस सॉल्यूशन है, जलीय विलयन दे रखा है, ग्लूकोज, ग्लूकोन डी का नाम सुना होगा आपने, ग्लूकोज और यूरिया मिला रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ग्लूकोज, तो आप ऐसे लिख लिया करो, एक आपने क्या ले रखा है इसके अंदर ग्लूकोज, और क्या है इसके अंदर यूरिया, और एक क्या है इसमें H2O। तो मुझे ये बताओ, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। यूरिया का क्या होता है, NH2CO NH2, ये होता है। और H2O का फॉर्मूला है, ये आपको पता है H2O। अब इसके मोलर मास जो है वो कितने, ग्लूकोज का कितना होता है 180 ग्राम, और यूरिया का कितना है 60 ग्राम, H2O का कितना है 18 ग्राम। ये सबको अंडरस्टूड है, पता होना चाहिए भाई। अब क्या क्या दे रखा है, ये कह रहा है कि एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं ग्लूकोज और यूरिया को पानी में डाल के, है ना, ग्लूकोज और यूरिया को आपने पानी में डाला और एक विलियन तैयार किया। तो ये कह रहा है ग्लूकोज और वाटर, है ना, तो मैं ये कह रहा हूँ मोल को आपने
तो एन ग्लूकोज और एन एच टू दोनों के जो मोल का रेशियो जो है ना वो क्या आ रहा है भाई 1:10, यानी ग्लूकोज का 1 मोल है, H2O के कितने मोल है 10। अब क्या दे रखा है मास ऑफ ग्लूकोज और यूरिया, तो W जो है वो किसका ग्लूकोज का और W किसका है भाई यूरिया का। ठीक है, तो वो क्या रेशियो दे रखा है 3:1 दे रखा है। अब देखो अगर मैं इसके मोलर मास करूँ तो 160, यूरिया कितना हो गया 60, तो इसका ये 3:1 आ रहा है क्या। तो इसका मतलब ग्लूकोज के मोल कितने आ गए भाई, अरे ग्लूकोज के मोल आ गए 1 मोल और यूरिया कितने हैं भाई 1 मोल। अरे ये तो है ना, तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया भाई सबके मोल आ गए आपके पास। और आपको उसने पूछा क्या है ग्लूकोज की मोल भी पूछी है क्या, तो एक्स ग्लूकोज क्या लिखेंगे भाई, ये बताया था मैंने जिसका बटा सबको बताया था क्या एन ग्लूकोज अपॉन एन यूरिया प्लस क्या आ जाएगा भाई एन एच टू ओ प्लस एन ग्लूकोज। सोल्व कर दो, ग्लूकोज के मोल कितने निकाल लिए यहाँ से 1 प्लस यूरिया की वाटर के कितने दे रखे हैं आपको देखो रेशियो में दे रखे हैं 10, तो ये आंसर आ गया 1/12, ये बताया था आपको। ये हो गया अगला सवाल। अब आ जाते हैं अगला इस पे, क्या देर का वाट वॉल्यूम ऑफ 0. ठीक है 50 ml 0.1 देखो सवाल को समझो, इसको क्या क्या देर का आपको, एक तो H2SO4 और एक NaOH। H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है परबल अम्ल है, NaOH क्या है भाई एक स्ट्रॉन्ग बेस है ना परबल क्षार है। वाट वॉल्यूम ऑफ 0. H2SO4 का वॉल्यूम ऐड करना है, क्या ऐड करना है भाई इसके अंदर H2SO4 किस में ऐड करना है NaOH में ऐड करना है। ठीक है, और सॉल्यूशन को ये कह रहा है उसमें H2SO4 की मोलरिटी बचनी चाहिए। देखो अब इसने क्या क्लियर कर दिया, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है परिणामी विलयन है उसके अंदर H2SO4 बचा है। क्या बचा है भाई देखो इसकी लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी, H2SO4 बचा है और परिणामी विलयन यानी NaOH और H2SO4 को जब आपने ऐड किया तो परिणामी विलयन कैसा है एसिडिक है। तो इससे मुझे ये पता चल जाएगा, मैंने आपको जो ये बताया था कि अगर दोनों अलग अलग दे रखें तो दोनों के इक्विवेलेंट आप अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है भाई, अब रिजल्टिंग सॉल्यूशन या परिणामी विलयन में H2SO4 की मोलरता दे रखी है, इसका मतलब परिणामी विलयन अम्लीय होगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक की नेचर होगा, तो इसका मतलब एसिड के इक्विवेलेंट बेस से ज्यादा है। ये अपने को सवाल की लैंग्वेज में क्लियर हो गया। ठीक है कोई बात नहीं, तो फॉर्मूला बताया आपको N1V1 माइनस N2V2 NV1 प्लस V2 बताया ना, जिसके ज्यादा होते हैं उसमें से कम वाले को माइनस कर दो, और जब भी दो सॉल्यूशन को आप ऐड करेंगे तो परिणामी विलयन जो है उसके अंदर वॉल्यूम क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। ठीक है कोई नहीं, तो अपन लिख लेते हैं भाई। एक मैंने ले लिया H2SO4, दूसरा क्या ले लिया मैंने NaOH। H2SO4 कितना दे रखा है भाई 0.1 m, तो इसकी नॉर्मेलिटी मैंने क्या कहा था कसम खा लो जब भी एसिड बेस सवाल आएगा नॉर्मलता से सॉल्व करेंगे। नॉर्मेलिटी क्या होती है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, मोलरता इंटू एन फैक्टर, तो 0.1 इसका एन फैक्टर क्या आ जाएगा 2, क्योंकि ये दो एच प्लस आयन रिलीज कर देगा। NaOH का वॉल्यूम कितना दे रखा है भाई, ये दे रखा है 50 ml और NaOH केवल एक ही OH माइनस आयन देगा, तो इसकी मोलरिटी जो दे रखी है 0.1 ml, तो इसकी नॉर्मेलिटी भी क्या आ जाएगी 0.1। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद में जो परिणामी विलयन आ रहा है, अरे रिजल्टिंग जो सॉल्यूशन आ रहा है उसमें NH2SO4 परिणामी विलयन में H2SO4 की नॉर्मलता क्या होगी, वो होगी मोलरता इंटू एन फैक्टर, और आपको परिणामी विलयन जो है जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी कितनी दे रखी है, अरे रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी दे रखी है 0.05, एन फैक्टर कितना हो गया 2, तो ये आपके पास आ गया 0.1 आ गया क्या। चलिए अब आपको रिजल्टिंग सॉल्यूशन कैसा दे रखा है एसिडिक, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, आपको मैंने सिखाया N/V H2SO4 ज्यादा होंगे N/V किससे NaOH से, H2SO4 के इक्विवेलेंट NaOH से ज्यादा होंगे क्या, अरे ज्यादा होंगे ना, तभी तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक आ रहा है, यानी N/V
एसिड माइनस करना पड़ेगा आपको एन इंटू वी, क्या करना पड़ेगा बेस, और वो किसके इक्वल होगा, एन आर वी वन प्लस वी टू। तो एसिड के कितने आ रहे हैं 0.2 इंटू वी, है ना, 0.2 इंटू वी। अब माइनस कर दो इसको, माइनस करना पड़ेगा ना, 0.2 इंटू वी माइनस 0.1 इंटू वॉल्यूम कितना देर का है आपको पता नहीं है क्या, 50 देर का ना, अरे इसका 50, और ये इधर आ रहा है रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी 0.1, वी वन कितना है 50, और एक का वी मान लिया, तो यहाँ से वॉल्यूम कितना आ जाएगा आपके पास 100 ml। ये आसान सवाल है, लेकिन बहुत अच्छा सवाल था, कॉन्सेप्चुअल सवाल था, ये भी सॉल्व हो गया। अगला सवाल सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है ये 0.5। पहले एक सवाल को समझो क्या पूछना चाह रहा है, एक बार देखो। What approximate volume of 0.4 m barium hydroxide must be added to 50 ml of 0.3 m NaOH? ओके ठीक है, यानी बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका सॉल्यूशन आप ऐड करे हो NaOH में, तो पहले सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना बेटा इसमें, ये क्वेश्चन का टाइप कैसा है, क्या ये सेम सॉल्यूशन है या डिफरेंट सॉल्यूशन है, डिफरेंट है तो रिएक्शन करेंगे या नहीं करेंगे, पहले ये कैटेगराइज करना आना चाहिए। वो इससे पहले वाली क्लास में मैं आपको समझा चुका हूँ। तो दोनों बेस हैं तो डेफिनेटली रिएक्ट नहीं करेंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH भी क्या भाई स्ट्रॉन्ग बेस है, प्रबल क्षार है, दोनों के दोनों प्रबल क्षार है, दोनों एक जैसे हैं तो जुड़ जाएंगे। टू गेट, अब ये कह रहा है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड और NaOH को मिला रहे हैं, और मिलाने के बाद में जो परिणामी विलयन बनेगा उसमें OH माइनस आयन जो आ रहे हैं उनकी मोलेरिटी आपको 0.5 कितनी लानी है, 0.5 लानी। तो पहले तो ये कैटेगरी पता चल गई मुझे कौन से टाइप का सवाल है, दोनों में सेम सॉल्यूशन, और सेम होंगे तो जुड़ जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन अपने लिखेंगे, देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है भाई, प्लस क्या दे रखा आपको NaOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड की मोलर दे रखी आपको 0.4 m, ठीक है, वॉल्यूम पता नहीं है कोई बात नहीं, है ना, बेरियम 0.4 m ही दे रखी है, ओके, और वॉल्यूम को V मान लेते हैं बेटा, कोई नहीं V मान लेते हैं। NaOH आपको कितना दे रखा है 0.3, और इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है 50, कितना दे रखा है भाई 50 दिया हुआ है। जो भी रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन में मोलेरिटी किसकी दे रखी है OH माइनस आयन की, वो आपको कितनी दे रखी है वो भी लिख लेते हैं अपन, वो दे रखी है 0.5 m। तो OH माइनस आयन की दे रखी है तो आयन का आयन फैक्टर क्या 1, तो नॉर्मेलिटी भी क्या आ जाएगी 0.5 इंटू 1, तो ये आ गई 0.5, सॉरी कोई बात नहीं। अब दोनों को जोड़ दो, इसकी मोलरिटी दे रखी है तो, लेकिन मैंने क्या कहा था सवाल किसे करना है, N1 V1 N2 V2 एन आर रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी V1 प्लस V2 हो गया क्या, N1 निकालोगे उधर मोलरिटी दे रखी है तो क्या आ जाएगा, N1 मोलरिटी इंटू एन फैक्टर 0.4 इंटू 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 0.8। इसका वॉल्यूम आपने क्या अज्यूम कर लिया V, दूसरे की नॉर्मेलिटी और मोलिटी दोनों एक होंगे क्योंकि एन फैक्टर क्या है इसका 1, 0.3 इंटू 50, रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी आपको कितनी देर की है 0.5, वी एक का वॉल्यूम 50 पता है, दूसरे का V मान लिया तो ये V प्लस 50 हो गया क्या, तो ये जो वॉल्यूम यहाँ से आ जाएगा जब आप सोल्व करोगे तो 100/3, तो ये क्या आ गया अप्रोक्सीमेट 33.33 ml आ गया क्या, ये सवाल समझ में आ गया होगा, बहुत इजी सवाल है। चलो अगला सवाल करते हैं फिर। अगले में क्या दे रखा है भाई, ओके, पहले सवाल को समझो, देखें आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, फिर आगे बढ़ेंगे इसमें। वाट वॉल्यूम ऑफ 0.2 m बेरियम हाइड्रोक्साइड में, इस बार बेरियम हाइड्रोक्साइड को किस में ऐड कर रहे हो HCl में, और पहले आपने किस में ऐड किया था बेस में, तो सेम सेम जुड़ जाते हैं क्या, अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो वो तो एक जैसे थे जुड़ के
पे जुड़ने वाला मामला नहीं है ना, एसिड अपनी चलाएगा, बेस अपनी चलाएगा, कोई बात नहीं, तो ये प्लस माइनस हो जाएंगे। तो देख लो जो दोनों में ज्यादा ताकतवर है, जिसके इक्विवेलेंट ज्यादा है, उसकी चलेगी, बाकी की नहीं चलेगी। तो 0.2 दोनों को पहले तो मिलाओ, इसको ऐसे लिख लिया करो, जो जो कंटेंट दे रखे हैं आपको, ये लिख लिया मैंने बेटा, बेरियम हाइड्रोक्साइड, किसको ऐड कर रहे हैं अपन, HCl, ये लिख दिया। और ये कह रहा रिजल्टिंग सॉल्यूशन, इनको मिलाया आपने, और रिजल्टिंग सॉल्यूशन में मोलरिटी पूछ रहा है कि इन विद द मोलरिटी ऑफ OH माइनस, ये तो दे रखा है MrOH माइनस, ये कितना दिया हुआ बेटा आपको, 0.08, ये दे रखा है, तो मैंने लिख लिया, मुझे इजी हो जाएगा। डाटा लिख लो, बेरियम हाइड्रोक्साइड कितना दे रखा है, 0.2 m। क्या इसका वॉल्यूम पता है, नहीं, वॉल्यूम को मैंने क्या ले लिया, V। HCl आपको कितना दे रखा है, 300। ये कितना दे रखा है, HCl की मोलरिटी 0.08, यही दे रखा है, ओके। 300 ml है ना, देख लो, वैसे तो समझ गए होंगे। ओके, अब देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड की मोलरिटी दे रखी है, HCl की भी क्या दे रखी है, मोलरिटी। लेकिन आपको यूज क्या करना पड़ेगा, नॉर्मेलिटी बदल लो, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, ये क्या गया, 0.4 n। वॉल्यूम को आपने ले लिया V, इधर ये 300 ml रहेगा, नॉर्मेलिटी इसकी एज इट इज रहेगी 0.08। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, रिजल्टिंग सॉल्यूशन में कौन से आयन दे रखे हैं, OH माइनस आयन। तो इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ, क्या मेरे क्षार के तुल्यांक, बेस के तुल्यांक जो है, वो मेरे एसिड के तुल्यांक से ज्यादा है कि नहीं है, ये बताओ। अरे बेस माइनस एसिड हो जाएगा क्या, और वो हो जाएगा NV1 प्लस V2 हो जाएगा क्या। तो ये क्या हो गया, 0.4 इंटू वी माइनस का 300, माइनस का 0 पॉइंट, सॉरी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 300 इंटू 0.8 एन इंटू वी, और इधर क्या, ठीक है, ये आएगा 0.8 नहीं है, बट इसको सही करो बेटा, ये आएगा 0.08 लिया ना आपने, ओके। चलिए, और ये इक्वल टू रिजल्टिंग सॉल्यूशन में क्या नॉर्मेलिटी दे रखी है, 0.08। वॉल्यूम आपने उधर माना, एक का 300 दे रखा है, दूसरे का आपने क्या ले लिया, V। तो सॉल्व कर लो इसको, ये आ जाएगा 150। चलिए फटाफट एक सवाल और बचा है शायद, अच्छा दो और बचेंगे, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ H2SO4, H2SO4 विलियन की मोलरता पूछ रहा है कि आपको, डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.84, परसेंटेज वेट बाय वेट दे रखा है क्या। तो याद करो कुर्बानी, आपको एक फॉर्मूला लिखा है मैंने, परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। क्या हो जाएगा, ये मोलर मास ऑफ सोल्यूट हो जाएगा क्या, परसेंटेज वेट बाय वेट कितना दे रखा है, 98 इंटू 10 इंटू डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.84, और मोलर मास कितना दे रखा है आपको, 98 दिया हुआ क्या, तो ये आ जाएगा 18.4 आंसर। बहुत ही आसान था ये तो। चलिए अब क्या दे रखा है, मेरे हिसाब से तो शायद इसके बाद कोई नहीं दिया था। अच्छा आखिरी सवाल, हाउ मच ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज, है ना, 1500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0 पॉइंट। देखो कंडीशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है, अरे उदासीनीकरण की शर्त क्या बताई थी, मैंने आपको बताया पूरी केमिस्ट्री में कहीं पे भी लिखा हो, कंप्लीट रिएक्शन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट रिडक्शन, कोई भी पूर्ण अभिक्रिया दे रखी हो, वहां कोई भी दो जो एलिमेंट है, कोई भी दो कंपोनेंट है, उसके आठ मीच के इक्विवेलेंट बराबर कर दो, है ना। कोई बोल रहा है कार्बोनेट किस में बदल रहा है, भाई ऑक्साइड में बदल रहा है, सल्फेट जो है सल्फाइड में बदल रहा है, जो भी कन्वर्जन हो रहे हैं, या सल्फाइड सल्फेट कुछ भी बोलता है आपको, उसमें दिमाग ही नहीं लगाना कि रिएक्शन में क्या दे रखा क्या नहीं। आप उन दोनों के इक्विवेलेंट बराबर कर दो। तो पहले अपने इसकी कंडीशन लिख लेते हैं भाई, कंडीशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, है ना, कंडीशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन की कंडीशन क्या है जरा देखो, उसमें आपको करना है, इक्विवेलेंट करना चाहिए, मैंने मिली इक्विवेलेंट लिख रहा हूँ, मिली ml में दे रखा हो तो मिली इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड
इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट का मतलब क्या होगा, मिली तुल्यांक पहले बताया था आपको, मिली इक्विवेलेंट और बेस दोनों के इक्विवेलेंट बराबर करने, मिली इसलिए ले लिया अगर वॉल्यूम किस में ले रहे हो, एमएल में। फॉर्मूला क्या बताया था, एन इंटू वी। अब जरा देखो, इक्विवेलेंट के तीन फॉर्मूले होते हैं, एक तो एन इंटू वी, एक होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और एक होता है मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ पे वेट पूछा है तो डब्ल्यू बाई ई लगा देंगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये आ गया, बेस का फॉर्मूला लगा दिया, दोनों के इक्विवेलेंट बराबर कर दिए 0.1। ठीक है, अब इसको अगर आप लीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो यहाँ पे देखो दो तरीके हैं, डब्ल्यू बाई ई क्या है, इक्विवेलेंट है, और उधर आप वॉल्यूम को एमएल में लोगे तो मिली इक्विवेलेंट आएगा। तो आपकी चॉइस है, 1500 ml दे रखा है ना, तो इसको मैं 1.5 लीटर ले रहा हूँ बेटा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इधर भी इक्विवेलेंट हो गया उधर भी इक्विवेलेंट। वेट को मैंने मान लिया एक्स, NaOH का जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर या मॉलिक्यूलर वेट। तो NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 40, और ये एक OH माइनस आयन रिलीज करेगा, इसलिए एन फैक्टर हो गया 1। तो यहाँ से जब आप इसका वेट निकालेंगे तो ये आ गया 6 ग्राम। कितना आ गया भाई ये यहाँ से इसका जो एग्जैक्ट वेट आया आपने, ये आ गया 6 ग्राम। तो चलो, ये पहले वाली सीरीज में मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, उनके मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन बता दी, एक बार इन सबको आप देख लेना। अब यहाँ तक जो है वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है वो खत्म हो गई भाई। बात समझ में आ रही है आपके, लगभग उसके सारे सवाल जो है वो मैंने आपको करवा दिए, तो ये आने चाहिए, एक बार इनको अच्छे से देख लेना। अगली जो क्लास है उसमें स्टोइचियोमेट्री है ना, रस समीकरण मिति जो है वो स्टार्ट करेंगे, उस पे बेस्ड जो है वो कैलकुलेशंस को स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट अपन टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे, वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। तो अब अपना इसमें ज्यादा जो है वो नहीं बचा, लिमिटिंग रिएजेंट। और उसके बाद में देखो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो शुरू कर देंगे आपको, है ना। जो कई बच्चे बोल रहे हैं थर्मो पहले पढ़ाओ, कोई नहीं, तो फिजिकल चलेगा अपना पहले, फिजिकली, है ना। तो पहले अब थर्मोडायनेमिक्स करा देंगे, और जो अपन क्वेश्चन भी आपको, मेरा कोशिश रहेगी कुछ बच्चों का ऐसा भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्वेश्चन जो है वो आने चाहिए, तो वो क्वेश्चन भी जो है वो भेज देंगे, चार पांच जल्दी से ही वो सीरीज जो है वो चालू कर देंगे, एक सिस्टमेटिक वे में, है ना, जीओसी वगैरह से लेके। चलिए, तो आपका जो वहां से उधर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो उनकी वो क्विज वगैरह से उनकी प्रैक्टिस जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी, आप बिल्कुल कर सकते हो, तो जल्दी उसको जो है अपलोड किया जाएगा। बट उसका इस सीरीज से कोई कनेक्शन नहीं रहेगा ना, तो आप जो सिस्टमेटिक चलने हैं वो आप बिल्कुल सिस्टमेटिक स्टडी करते जाएं, चैप्टर वाइज। जैसे मॉल चल रहा है तो पहले मैं पूरा ही मॉल चलेगा अपना, और जब नया चैप्टर आ जाएगा फिजिकल का तो अपन उसको भी बिल्कुल जीरो से इसी सिस्टम में पढ़ेंगे। चलिए, तो ये तो था, आपको मैंने कंप्लीट कंसंट्रेशन टर्म जो है उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करा दी। और भी आप अपने इस पेज पे प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो, कॉन्सेप्ट जहां भी आपको लगे, तो हर कॉन्सेप्ट मैंने इसमें दे दिया है, तो आप एक बार रिवाइज कर सकते हो। चलो, मिलेंगे बेटा अगली क्लास में फिर।